प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखिएगा और बड़ी आसानी के साथ अपनी परीक्षा को सफल बनाइएगा। तो आज की क्लास में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो किसी राज्य को लोक कल्याणकारी नीतियां बनाने के लिए निर्देशित करते हैं, जिससे एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग प्रश्न आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो आपका उत्तर हो जाएगा भाग 4। कितने अनुच्छेदों तक? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक उल्लिखित है। अब बात करते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ये प्रश्न ज्यादातर आता है, तो ये आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अगर ये भी नहीं आता है तो सर्वप्रथम जो है वो स्पेन था। इसका स्पेन से प्रेरित हुए ये। स्पेन से आयरलैंड ने लिए और आयरलैंड से भारतीय संविधान में समाहित किए गए। अब बात करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संख्या कितनी है। जैसा कि हम उधर देख रहे हैं तो 36 से 51 तक 16 हो जाते हैं, लेकिन नहीं। अगर इस तरीके के सवाल आ जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संख्या कितनी है, तो उत्तर होगा आपका 14। कैसे 14? जब बात करते हैं हम अनुच्छेद 36 की, अनुच्छेद 36 जैसा कि पूर्व में हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, जब मूल अधिकारों को पढ़ा तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो राज्यों को परिभाषित किया गया है, बस उसी तरीके से अनुच्छेद 36 के अंतर्गत उसी राज्य को परिभाषित किया गया। जो राज्य का अर्थ अनुच्छेद 12 में है वही राज्य का अर्थ अनुच्छेद 36 में। तो वो बात वहीं से लेकर यहाँ उठा के रख दी, बात एक ही है उसकी। अब अनुच्छेद 37 की बात करते हैं। अनुच्छेद 37 ये कहता है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो न्यायालय जो है उनको परिवर्तित नहीं कर सकता है। न्यायालय जो है उन्हें लागू नहीं कर सकता है। इस तरीके की बात कही गई कि ये जो है नीति निर्देशक तत्व है वो न्याय योग्य नहीं है। अब बात यहाँ पे ये आ गई तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बनता है कि जो संविधान के सलाहकार थे BN राव, इन्होंने मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को 2 श्रेणियों में बांट दिया। मूल अधिकार थे उनको कानूनी जामा पहना दिया, ये न्याय योग्य हो गए। और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व थे उनको गैर कानूनी जामा पहना दिया, तो ये गैर न्याय योग्य हो गए। इसी परिप्रेक्ष्य में एक KT शाह हुए हैं।
के.टी. शाह, संविधान विशेषज्ञ, तो उन्होंने कहा राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसका भुगतान जो है बैंक की इच्छा के ऊपर निर्भर है। तो ये कहावत थी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। ये बात कही किसने कहा? के.टी. शाह। के.टी. शाह का पूरा नाम खुशाल तलाश शाह। ये भी सवाल आ जाता है कि अगर के.टी. शाह का पूरा नाम क्या है, तो खुशाल तलाश शाह इनका पूरा नाम। इसी तरीके से बी.आर. अम्बेडकर ने भी कहा, उनका भी स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो संविधान की अनोखी विशेषता है। तो अनोखी विशेषता वाला जो कथन है तो बी.आर. अम्बेडकर का है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की अनोखी विशेषता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं इस साइड में बताऊंगा और जो कम महत्वपूर्ण है उनको उधर बताऊंगा। तो ये तो आपके अति महत्वपूर्ण है, ये तो आपको आने ही आने चाहिए। अगर सब आ गए तो इससे तो अच्छा है ही क्या, लेकिन ये तो बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं आगे। अब जो हमारा अनुच्छेद जो है, एक 40 अनुच्छेद पूछता आ जाता था। अनुच्छेद 40, इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत पंचायती राज्य का गठन। अनुच्छेद पंचायती राज्य के गठन की बात कही गई है। फिर जो कालांतर में जो अपना 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, तो पंचायती राज्य व्यवस्था जो है लागू कर दी जाती है। इस तरीके से इसका उल्लेख जो था हमारे नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत होता है। तो ये भी ज़्यादातर पूछ दिया जाता है। और कभी कभार निःशुल्क और विधिक सहायता भी पूछता है। निःशुल्क और विधिक सहायता, तो ये जो है अनुच्छेद 39 और का या ए, अनुच्छेद 39 ए या का के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता और समान न्याय की बात कही गई। तो ये तो थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और जो आने वाले हैं उनको भी समझ लीजिएगा।
अनुच्छेद 40 हो गया। अब अनुच्छेद 45 की बात, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो था वो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत था। तो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई और इसी को अनुच्छेद 45 से उठाकर मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 21 जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार था उसमें 21A जो अनुच्छेद जोड़कर इसको मूल अधिकार बना दिया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा जो है उठाकर संविधान के मूल अधिकार जो है 21A उसमें रख दिया गया और इसकी जगह पर अनुच्छेद 45 में 6 से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा और उनकी देखभाल को प्रस्तावित कर दिया गया। इस तरीके से अनुच्छेद 45 के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि यहाँ पर जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों का जो जिक्र था उसको उठाकर मौलिक अधिकारों में रख दिया गया और इसके स्थान पर 6 से कम उम्र के बच्चे, उनकी देखभाल और उनकी शिक्षा की व्यवस्था का उल्लेख अनुच्छेद 45 के अंतर्गत कर दिया गया। अब बात करते हैं अगले अनुच्छेद की, अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 कहता है SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब्स और कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए शिक्षा और जो अर्थ संबंधी हित अभिवृद्धि है जो उसकी बात कही गई। तो इस तरीके से अनुच्छेद 46 हो गया। अब अनुच्छेद 47 के अंतर्गत ये कम महत्वपूर्ण है लेकिन फिर भी जान लीजिए, आप इधर लिख रहे हैं। अनुच्छेद 47 अनुच्छेद 47 के अंतर्गत जो है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर की बात कही गई। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर की बात कही गई।
अब अनुच्छेद जो 48 आता है उसके अंतर्गत ये भी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन की बात कही गई। तो कृषि के लिए जो यंत्रीकरण जो इनपुट होते हैं, यंत्रीकरण हो गई, सिंचाई हो गई, उन्नतशील बीज हो गए, इनकी व्यवस्था जो है सरकार ने की। और पशुपालन के लिए जो दुधारू नस्ल के जो पशु होते हैं उनकी व्यवस्था। इस तरीके से अनुच्छेद 48 जो है ये कृषि और पशुपालन के संबंध में। अब अनुच्छेद 48 का यह पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की बात करता है। और इसी के साथ वन और वन्य जीवों की रक्षा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 49 की। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक होते हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थल इनके रख रखाव की बात जो है वो अनुच्छेद 49 के अंतर्गत आती है। अब अनुच्छेद अगला जो है अपना वो है 50। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। अब अनुच्छेद 50 जो है 51 है। अनुच्छेद 51 ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। तो ये तो थे परीक्षा उपयोगी और परीक्षा में आने वाले जो है प्रश्न उनकी चर्चा। अब जो कुछ कम आने की जिनकी संभावना रहती है, वैसे ये तो नहीं कहा जा सकता क्या पूछते क्या नहीं पूछते, लेकिन ये तो आने चाहिए आपको। अगर ये आ जाए तो और भी अच्छा। अनुच्छेद 38 के अंतर्गत राज्य लोक कल्याण की वृद्धि है तो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना जो राज्य का कर्तव्य है वो बनता है। और कुछ अनुसरणीय नीति जैसे जो अनुच्छेद 39 के अंतर्गत राज्य जो है स्त्री पुरुष दोनों को जीविका के साधन
उपलब्ध कराएगा और उनको समान कार्य के लिए समान वेतन भी देने की बात कही गई है। और जब और अनुच्छेद 41 की बात करते हैं, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का भी अधिकार आ जाएगा, इसमें लोक सहायता पाने का भी अधिकार आ जाएगा अनुच्छेद 41 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता या मातृत्व सहायता, मातृत्व सहायता की बात कही है। अब अनुच्छेद 43 के अंतर्गत मजदूरी निर्वाह, जो कामगार हैं उनको उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, इस बात का जिक्र किया गया। तो इसके लिए अधिनियम भी बना, मजदूरी निवारक अधिनियम जो 1948 में बना। इसी तरीके से और भी बनते रहे। अब बात करते हैं अनुच्छेद 47 में, इसमें पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की बात कही गई है। तो इस तरीके से जो ये है, इनको भी अगर आत्मसात कर पाए आप तो अच्छा है, और नहीं ये जो आते हैं वो ज़्यादा मुख्य है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48, 49 और 50, 51, इनको ज़्यादातर परीक्षा में पूछता है। तो इस तरीके से आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जी सर, जय हिंद।